सभ्यता ने आधुनिकता की राह पकड़ी तो विकास तो हुआ, पर इंसान को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। इंसान कामयाबी की होड़ में लगातार अपने को अकेला करता चला गया। शहरीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे एकाकीपन भी बढ़ता गया। इस बदलाव को साहित्य ने बदलती संवेदनाओं के साथ बारीकी से परखा। आज हिंदी धरोहर में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसी ही कहानी जो एकाकीपन की मनस्थिति को अपने ढंग से तौलती है, परखती है। अपनी शैली से अपनी पहचान बनाते कथाकार मुकेश वर्मा की कहानी इंतज़ार। लेकिन उससे पहले स्वयं कथाकार मुकेश वर्मा का मनोगत। मित्रों, हिंदी धरोहर के इस प्रेरक प्रसंग में मैं मुकेश वर्मा आप सभी को सादर नमस्कार करता हूँ। हिंदी धरोहर का यह निरंतर कार्यक्रम मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें कहानी जीवंत हो उठती है। यह बात इसलिए बन पाती है क्योंकि दिनेश शाकुल जैसा बड़ा कलाकार जब अपनी ठेठ मर्दानी बुलंद आवाज़ में कहानी कहता है तो उसमें उनके कहन में हम वो रसमयता प्राप्त करते हैं, भाव प्रवणता और स्वरों का जो आरोह अवरोह है वो ऐसा कि जो मन और चित्त को बांध लेता है। इस तरह से कहानी जो शब्दों में थी वो हमारी ज़िंदगी में बहुत करीब आती है और हमें उन कहानियों की याद दिलाती है जो हमने अपनी दादियों नानियों के मुँह से सुनी थी और हमें आज भी याद है। फिर इस बारे में मैंने हरीश पाठक जी से बात की। हरीश पाठक जी मेरे पुराने मित्र हैं और वे खुद एक बहुत बड़े लेखक भी हैं। उनकी यह बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि कहानी का पाठ भी उतना ही प्रभावी होना चाहिए जितनी कहानी है। जैसे कि रामचरितमानस को जब तुलसीदास जी ने स्वरों में गाकर सुनाकर लोगों को बताया, उसका प्रचार प्रसार किया, तभी लोगों के मन प्राण में वह रचना बस पाई और हम आज तक रामचरितमानस को कभी भूल नहीं पाते। तो यह एक परफॉर्मिंग आर्ट है और इसे हमें अपनाने में किसी शर्म की या लज्जा या बनावट की बात नहीं समझना चाहिए। कथाकारों को इससे सबक लेना चाहिए, इसे ग्रहण करना चाहिए और यही बात है जो इस कार्यक्रम को दूसरे अन्य कारणों से अलग रखती है, विशिष्ट बनाती है, क्योंकि यह कार्यक्रम इस तरह से एक अनोखा और अनूठा बन जाता है। तो मित्रों, मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब हिंदी साहित्य के गलियारों में लाइव कार्यक्रमों की बाढ़ आई हुई है तब हिंदी धरोहर अपनी इस गरिमा और मर्यादा को बनाए रखते हुए हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को एक गौरवशाली स्थान देने में सफल होगी और कहानियाँ जो अभी तक किताबों में थी वो जन जन तक पहुँच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी टिप्पणी के साथ प्रस्तुत है मुकेश वर्मा की कहानी इंतजार। फिर शाम थी। सूरज अगली बिल्डिंग के पीछे कहीं डूब रहा था, रोज की तरह। उसकी मरणासन्न रोशनी का मातम चारों ओर फैल चुका था। श्रीधर बाबू के हाथ से चाय का खाली प्याला लिया और वो सिंक की ओर चल दी। बालकनी से रसोई तक जाने में उन्हें समय लगता था।
श्रीधर बाबू देख रहे थे, ये सिर्फ उनके घुटनों के दर्द की वजह से नहीं था, कमला की भी उम्र हो रही थी। श्रीधर बाबू को याद आया कैसे वो अपने दोस्त कृपाशंकर के साथ कमला को देखने उसके घर गए थे। जब वो घर का फाटक खोल ही रहे थे, उत्साह और उमंग में छलछलाती एक सांवली लड़की तेजी से भागती हुई सीढ़ियां चढ़ गई थी और उसके घुंघरुओं की आवाज भरी खिलखिलाहट अभी सीढ़ियों पर गमक ही रही थी कि वो दोबारा धड़धड़ाती नीचे उतरी और भीतर बिला गई। श्रीधर दरवाजे पर ठगे खड़े रह गए। कृपाशंकर ने खांसकर हाथ दबाया। तब तक भीतर से एक बूढ़े महाशय बाहर आ गए थे। उनके पीछे एक आहट थी। यही कमला थी। श्रीधर के बस में हाँ के अलावा कुछ न था। अगली नवंबर में शादी हो गई। वही कमला है जिसे अब एक एक कदम चलने में समय भी लगता है और तकलीफ भी होती है। जो कभी झरने की तरह बहा, अब नल से एक एक बूंद की तरह टपक रहा है। क्या ये समय है या उम्र है? श्रीधर बाबू सोचते रह जाते। खुद अपने में वो ऐसी तब्दीलियां पाते जो कभी उन्होंने सोची नहीं थी। जिंदगी भर दिन रात की दौड़ धूप में रहे। नौकरी के झंझट, दबाव, तनाव, यार दोस्त रिश्तेदारों की समस्याएं, कभी अपने लिए कभी सबके लिए भागम भाग। कभी थकान नहीं रही। खाया पिया मस्त रहे। देर रात तक जागे, सुबह देर तक सोए, मजे किए मजे लिए और फिर दौड़ पड़े। उनके साथ कौन दौड़ता रहा? यही समय था या उनकी उम्र? श्रीधर बाबू सोचते रह जाते। आज भी एक समय उनके साथ है और एक उम्र भी। तब वो कौन था जो उन्हें पहाड़ों पर दौड़ा गया, अगाध समुद्र में तैरा गया, कड़ी धूप में नहला गया और सर्द चांदनी में चुपके से सुला गया? वो कौन था? क्या सोच रहे हो? कमला का हाथ कंधे पर था। नहीं, कुछ यूं ही, कुछ खास नहीं। श्रीधर बाबू बोले जैसे बुदबुदाए हों। कमला फिर धीरे से पास बैठ गई। अंधेरा घिर रहा था। बिजली कटौती का समय हो रहा था। हर शाम को अलग अलग समय पर घंटे भर की कटौती होती है। उन्होंने अखबार से बिजली कटौती का टाइम टेबल काट कर पूजा घर की अलमारी पर चिपका दिया था। वैसे उन्हें प्रत्येक दिन की कटौती का समय याद था और वो शाम से उस वक्त की प्रतीक्षा भी करने लगते थे। श्रीधर बाबू ने पूछा भी कि ऐसा हम क्यों करते हैं? हमारे लिए तो अब इसका कोई मायना है ही नहीं। कमला ने कहा, बात तो ठीक है लेकिन इस तरह समय कट जाता है। क्या इस तरह समय कट जाता है? क्या उम्र भी? ये समय किस लिए कटता है? ये उम्र किस लिए बीतती है? क्या इसलिए कि साल दो साल में एक आध बार सभी बेटे बहुओं के नन्हे बच्चों का झुंड उन दोनों को घेर लेता और एक साथ सब उन्हें अपनी अपनी बातें बताते? वो कोलाहल, वो शोर इतना ज़्यादा कि वो दोनों अपना सब कुछ भूलकर उस मेले में लुट जाते। भिखारियों की तरह अपने खाली दामन उनकी खिलखिलाहटों, शरारतों, फरमाइशों और मनुहारों से जल्दी जल्दी भरते, कुछ छूट न जाए। अगले पड़ाव की अकेली सूनी यात्रा में इसी सामान का सहारा होता है। जब वो सब चले जाते, यही शाम सुबह से घर को घेर कर बैठ जाती। नजर कोने कोने को देखती, पर वो नहीं होते। उनकी खिलखिलाहटें छतों पर टंगी होती, शरारतें कमरे कमरे घूमती और वे दोनों एक चुप में चाय पीते हुए प्याले खाली करते रहते। वही की जा चुकी बातें
फिर करते। सुनो, उन सब के आने पर यही घर कैसा भरा भरा लगता था, और जाने के बाद मन कैसा खाली हो जाता है। हाँ, जी चाहता है कोई आए और अलमारी पर चढ़कर फिर कूदे। हाँ, कोई मेज से सामान गिरा दे, फर्श पर पानी फैला दे, दीवार पर पेंसिल से गूदागादी करे। क्यों? हाँ, पर्दे फाड़ दे, पूजा का सामान फेंक दे। हाँ, कुर्सी गिरा दे, गमले तोड़ दे। हाँ, करे, खूब करे, सब अच्छा लगता है। कोई फर्श पर हाथ पैर पटक पटक कर रोए और मैं भागी चली आऊं। रोज शाम तनु को गोद में लेकर और अनुपम और अनूप की उंगली पकड़कर पार तक ले जाऊं, उन्हें चिड़ियां दिखाऊं। हरी घास पर वो सब मेरे भीतर खेलते रहें और मैं देखता रहूं अपने पिता को, उनकी गोद को, उनकी उंगलियों को। कमला, मुझे अपने पिता की बहुत याद आती है। हाँ, मुझे भी। उन सब से घिरी मुझे बैठी अक्सर मेरी माँ दिखा करती थी। कभी कभी यूं लगता जैसे मैं नहीं हूँ, मेरी माँ है। उन सब बच्चों के साथ मैं भी अपनी माँ की गोद में सिर रख रही हूँ। कमला, वो सब कहाँ चले गए? हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी हमें छोड़कर? क्या उन्हें नहीं पता कि हम अब तक बड़े नहीं हो पाए हैं? हमारा मन उनकी गोद के लिए आज भी तरसता है। ये सब भी चले गए हमें छोड़कर। क्या उन्हें नहीं पता कि उनसे बिछुड़कर हम भी हाथ पैर पटक पटक कर फर्श पर पड़े रो रहे हैं? एक अंधेरे मकान में, एक सूने बियाबान में, अनाथों की तरह हम दोनों। हमेशा की तरह श्रीधर बाबू रोज सुबह घूमने अकेले निकलते। पार्क की ओर जाएंगे, कुछ देर टहलेंगे और बेंच पर देर तक बैठे रहेंगे। कभी कभार कोई परिचित मिल गया तो दो चार रस्मी बातें कर ली। केंद्र सरकार के किसी गुमनाम विभाग में नौकरी करके रिटायर हुए। बच्चे होशियार निकले तो दो विदेश में और तीसरा देश में ही, मगर विदेश से भी ज़्यादा की दूरी वाले शहर में अच्छी नौकरी में लग गया। श्रीधर बाबू को कहीं हाथ पैर नहीं फैलाने पड़े। दोनों लड़कियां भी बहुत पहले ब्याह दी। अब अपनी गृहस्थी के आल जाल में ऐसी फंसी रहती कि इस तरफ ज़्यादा नहीं आ पाती। टेलीफोन पर माँ बाप की याद करती और सुबकती रहती। वो दोनों ही उन्हें तसल्लियाँ देते और एकांत शाम के घिरते उदासीन अंधेरे में फीकी चाय पीते हुए बच्चों के गुजरे वक्त में अपना वक्त ढूंढते। खाली हाथ खाली कप उठाते और धीरे धीरे चलकर रसोई में रख देते, जहाँ सिंक के बिगड़े नल की टोंटी से एक एक बूंद पानी अनवरत टपकता रहता, जिसके नीचे कोई बर्तन रख दो, थोड़ी देर में मटमैले पानी में धुल जाता। ऐसा मन लिए वापस बालकनी में बैठ जाते और बिजली कटौती की प्रतीक्षा करते। जैसे ही कटौती शुरू होती, बहुमंजिला इमारतों के उस कैंपस में अपने अपने फ्लैटों से निकलकर आदमी, औरतें, बच्चे बीच के पार्क में या उसके गिर्द रास्तों में घूमने निकल पड़ते। चारों ओर घुप अंधेरा और पार्क में थोड़ी थोड़ी दूर पर लोगों के चहचहाते झुंड, शोर मचाते बच्चे, डांटती फटकारती हंसती माताएं और खांसते बुजुर्गों की चिमगोइयाँ अंधेरे में से सन्नाटे को खींचकर बाहर फेंक देती। एक अजीब दृश्य बन जाता, जहाँ आवाज़ है और अंधेरा है, लेकिन खुशियाँ हैं, उल्लास है।
मनुष्य जीवन सामूहिकता में धड़कता है, मन को बरबस खींचता है। लेकिन श्रीधर बाबू कमला को अंधेरे में अकेला छोड़कर नीचे नहीं आ पाते। कमला सीढ़ियां चढ़ उतर नहीं पाती। दोनों बालकनी के अंधेरे में चुप आंखें फाड़े बैठे रहते और आवाज़ों को पहचानने सुनने की कोशिशें करते। इन्हीं आवाज़ों में उन्हें अपने बीते दिनों की आवाज़ें सुनाई पड़ती, तो कभी अपने बच्चों पोते पोतियों की, उनकी किलकारियों की। बाज वक्त उन्हें ऐसी भी आवाज़ें सुनाई दे जाती जिससे वो घबरा जाते। कभी ऐसी भी आवाज़ें जो कभी कहीं से नहीं उठी लेकिन उन तक पहुंची और वो देर तक उदास रहे। जैसे ही रोशनी वापस लौटती, कुछ ही देर में मनुष्यता की आवाज़ें धीरे धीरे समाप्त होने लगती। पूरे कैंपस में उदास उजियाला फैल जाता। लेकिन देर रात आवाज़ें नहीं होती, सिर्फ टीवी सीरियलों के संवाद सुन पड़ते। लोग फ्लैटों में बंद होकर खुश रहते। सुबह से लेकर रात तक लोग अपने दैनिक जीवन की गहमा गहमी में अस्त व्यस्त और मस्त। किसी से मिलने उसके फ्लैट में जाओ तो थोड़ी देर में ही समझ में आ जाता कि वो बेकार यहाँ आए। पड़ोसी आदरपूर्वक जान छुड़ाना चाहते। अब दोनों कहीं नहीं जाते। उनसे मिलने भी शायद कभी कोई आ पाता। वैसे भी लोगों से पहचान कम थी। कई दूर दराज शहरों में ट्रांसफ़र हुए। जिस शहर से रिटायर हुए वहीं एक फ्लैट खरीद लिया। कुछ फंड का पैसा मिला, कुछ बेटों ने मदद कर दी। तीसरे बेटे ने उत्साह और स्टेटस की धुन में ऐसी कॉलोनी में फ्लैट खरीदवा दिया जहां बड़े अफसरों, व्यापारियों और दलालों ने ठिकाने बनाए थे। इसलिए एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को सिर्फ पद और नाम से पहचानता और उसी आकार का सलाम करता। बाकी की तरफ देखता भी नहीं और अक्सर नाक पर रुमाल रखकर या बैग में शराब रखकर चुपचाप बगल से निकल जाता। जो दो चार मित्र परिचित इस शहर में थे, उनकी उम्र के लोग, वो उन्हीं की तरह ऐसे ही किन्हीं बंद दरवाज़ों के भीतर शहर के दूर दराज इलाकों में पड़े हुए थे। ज़्यादा हुआ तो टेलीफोन पर बात हो गई। टेलीफोन पर बात करते हुए डर लगता। अक्सर तारों से ऐसी आवाज़ें सुनाई देती जैसे अदृश्य लोक से आ रही रहस्य भरी डरावनी या करुण आवाज़ें, और जिन्हें सुनकर दिल डूबने लगता। यदा कदा शादी या सालगिरह के निमंत्रण पत्र डाक से आ जाते। उस दिन वो दोनों बहुत खुश होते। कमला कहती, मैं झट से नहाकर आ जाऊं और भगवान को अगरबत्ती भी लगा दें, तब लिफाफा खोलना। दोनों साथ बैठकर पढ़ेंगे। कमला की बच्चों जैसी जिद और मनुहार सुनकर श्रीधर बाबू हंसते। लेकिन जब तक कमला नहीं आ जाती तब तक बंद लिफाफे को हर तरफ से घुमा फिरा कर देखते रहते। डाक स्टैम्प पर अंकित किसी महापुरुष की कलम से मूछें बना देते या कभी शेर को चश्मा पहना देते। कमला के आ जाने पर दोनों बड़े चाव से पत्र खोलते, आदि से अंत तक पढ़ते, हुलस हुलस कर याद करते कि शर्मा जी के पोते का मुंडन है या ललिता बुआ के दूसरे लड़के की चौथी लड़की की शादी है या उन परिहार साहब के यहाँ जाना है जो धमतरी में एक मकान छोड़कर अपने पड़ोसी थे और जिनके घर में एक भयानक काला झबरा कुत्ता था जो अंधेरे में दिखता नहीं था, सिर्फ उसकी आवाज़ सुन पड़ती थी। ये उन दिनों की बात थी जब बिजली कटौती नहीं होती थी। कमला ऐसे निमंत्रण पाकर निहाल हो जाती और उत्साहपूर्वक जाने की योजना बनाती। वो निमंत्रित स्थानों के बारे में जानकारी लेते जो निश्चित ही बहुत दूर होते। क्योंकि ऐसे सभी कार्यक्रम रात में होते तो ऑटो के खर्च के बारे में सोचने के अलावा देर रात को अकेले वापस लौटने की दिक्कत और परेशानियां उनके सारे उत्साह को ठंडा कर देती।
फिर वो घर पे बैठे रहते और उन समारोहों के काल्पनिक चित्र खींचते रहते या अपने बेटे बेटियों की शादियों की चर्चा छेड़ते और दिल बहलाते रहते। सुबह श्रीधर बाबू पोस्टकार्ड लेकर खुश खत में लिखते और अपनी शुभकामनाएं देते हुए समारोह में न आ पाने की अपनी असमर्थता पर माफ़ी मांगते। असमर्थता के बाबत लिखते वक्त मन विगलित होने लगता और बार बार चश्मा साफ करना पड़ता। ये दुख बार बार बाहर आ जाता और कभी कभी इतना ज़्यादा कि दोनों के मन उस मनहूस फ्लैट में घबराई चिड़ियों की तरह फड़फड़ाते रहते। कभी कभी बूढ़े श्रीधर अकस्मात चिड़चिड़ाने लगते और गुस्से में अल्ल-गल्ल बकने लगते। हालांकि वजह सिर्फ यही होती कि उनके अखबार पर कमला ने अचार रख दिया होता या ऐन वक्त पर एक चप्पल कहीं खिसक कर छुप गई होती। तब कमला पूजा घर में घुस जाती और अनवरत पाठ करती हुई कान श्रीधर बाबू की ओर लगाए रखती। जब तूफान के बाद की शांति होती तब वो धीरे से नींबू की चाय बनाकर लाती। श्रीधर बाबू को नींबू की चाय बेहद पसंद थी। वो धीरे धीरे पीते और कहते, कमला, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, फिर क्या, एक बार गए तो क्या पता अगले जन्म में कभी मिलें या। कमला झट से उनके मुंह पर हाथ रख देती। अशुभ मत बोलो। बहुत कुछ बोलने की कोशिश में वो केवल मुंह में आंचल ठूंस कर रो पड़ती। श्रीधर बाबू ऐसे हंसते जैसे रो रहे हों। रोज की तरह श्रीधर बाबू सुबह घूमने निकले। जिस बेंच पर बैठे उसी पर अजीम भाई आकर बैठ गए। गल्ले के बड़े आड़तिया, मेन रोड पर कारों का शोरूम है। उस दिन अजीम भाई कुछ चिंतित दिखाई दिए। अमा बात यह है कि चोरियां खूब होने लगी हैं। इस कैंपस में आज तक 12 साल हो गए मुझे, एक तिनका भी नहीं गया, लेकिन परसों गुप्ता जी के यहाँ चोरी हो गई। रात में कभी पिछला दरवाज़ा आरी से काटकर 4-5 लाख तो ले ही गए होंगे कमबख्त। गुप्ता जी भी साफ साफ कुछ बताते नहीं, लेकिन चोरी हुई ये गजब हुआ इस कैंपस में। तौबा तौबा, चुड़ैल ने घर देख लिया। श्रीधर बाबू बोले, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब किया क्या जा सकता है। होशियार रहिएगा, अब वक्त भी ऐसा आन पहुंचा है कि चोरों को भी डर नहीं है, पुलिस भी उनसे डरती है। हम रिटायर लोग, हमारे पास क्या है जो कोई ले जाएगा, तरस खाकर ही जाएगा। अजी किबला, जान माल का भी खतरा हो सकता है जनाब। गुप्ता जी के यहाँ नौकर चाकर और कुत्ते भी थे, लेकिन क्या हुआ, चोरों ने कुछ ऐसी बेहोशी की दवा छिड़की कि सभी रात भर चित्त पड़े मस्त सोते रहे। कुत्ते को भी न जाने क्या खिला दिया कि कमबख्त सुबह मरा पड़ा मिला। हथियार भी थे उनके पास, ऐसा पता चला है। बड़ा खतरा सिर पर है। भाई मैं तो आज ही सोसाइटी की मीटिंग बुला रहा हूँ, आज ही शाम 4 बजे कम्युनिटी हॉल में जरूर आइएगा। श्रीधर बाबू जल्द ही घर पहुंचे। कमला को सारा किस्सा सुनाया। दोनों याद करके भी नहीं जान पाए कि कौन गुप्ता जी हैं जिनके घर चोरी हो गई। फिर वो दोनों गुजरे वक्त में हुई चोरियों की बाबत तफसील से बातें करते रहे और फिर सो गए। लेकिन उस दिन के बाद से उस घर में श्रीधर बाबू और कमला के साथ एक चोर जरूर रहने लगा। अब बूढ़े श्रीधर अखबार पढ़ते तो उनकी नज़र चोरी वाली घटनाओं पर पहले पड़ती। वो उसे लाल हाइलाइटर से रंग देते और फिर कमला को पढ़वाते। घर की कोई चीज़ कभी ढूंढने पर नहीं मिलती तो फौरन उनके दिल बैठ जाते। अक्सर किसी ज़रूरी चीज़ को ढूंढने की कोशिश में मन में पहले एक चोर चोर आवाज़ उठती। और तो और रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे हाथ घड़ी, ट्रांजिस्टर, रुमाल, पेन, नेल कटर, बर्तन, जूते मोजे, मफलर, स्वेटर, केला, आलू,
1000 चीजें, इनके न मिलने पर घर में चोर के निशान मिलते। जो चोर उनके साथ रहने लगा था वो उन्हें चैन से नहीं बैठने देता। वो उन्हें रोज चोरियों के किस्से और नई तकनीकों की जानकारी देता। वो हैरान रह जाते। खौफ जारी रहा। हालत ये भी बनी कि वो खुद अपने घर में चोरों की तरह उठने बैठने लगे। घर में एक अधेड़ नौकरानी काम पर आती। कमला अब उसकी सख्त निगरानी करती। दूध वाला, केबल वाला, सोसाइटी का चपरासी, सब्जी वाला, पेपर वाला और यदा कदा आने वाले प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या रद्दी वाला या ऐसे ही लोगों पर अपनी धुंधली आंखों से कड़ी नजर रखते और बाज वक्त उन लोगों की जली कटी बातें सुनते। वो चुप और चोर की तरह सहमे बैठे रहते। लेकिन हालात में फर्क नहीं आया। वो तीनों, श्रीधर बाबू, कमला और चोर, हमेशा साथ बैठकर चोरों की बातें करते। श्रीधर बाबू अखबार पढ़ते और चोर कतरने काटता। कमला टीवी सीरियल देखती, चोर कहानी आगे बढ़ाता। चोर उन्हें दरवाज़ों और तालों की कमियां गिनाता। श्रीधर बाबू रोज खिड़की, दरवाजे, तालों को बारीकी से चेक करते। चोर चोरी किए जाने वाले सामानों की सूची बनाता। कमला बर्तन, बॉक्स और दीगर चीजों को गिनती रहती। उन्होंने चोर का एक हुलिया बना लिया था। सेंध मारकर भीतर आती एक अस्पष्ट आकृति, लाल लाल डरावनी आंखें, बिखरे बाल, हल्की दाढ़ी, तीखे और बड़े दांत, नाक के पास काला बड़ा मस्सा, गले में रंगीन रुमाल, सिगरेट का धुआं, चेहरे पर विकराल हंसी, हाथ में चाकू और बड़ी बड़ी मूछें। चोर उनके घर में इसी हुलिये में घूमता। चोर उन्हें रोज सपनों में अपने साथ ले जाता। वो सोते हुए डरते। इस तरह उन तीनों के दिन बीते और चोरी नहीं हुई। लेकिन एक दिन चोरी हो ही गई। सुबह बूढ़ी का हाथ सिरहाने रखी अलार्म घड़ी की जगह झूलता रह गया। एक क्षण कुछ नहीं हुआ, दूसरे क्षण धुकधुकी बढ़ गई। आंख खोली तब तक सूरज सामने वाली इमारत के सिर पर चढ़ा आया था। कनपटियां तड़क रही थीं। उल्टी करने का जी हो रहा था। बूढ़ा जवानी के दिनों की बदमस्ती में खर्राटे भर रहा था। अचरज और डर एक साथ लगा। वो अकबकाकर उठी और पेटीकोट ब्लाउज पहने ही सारे घर में हड़बड़ाती फिरी। पूरा घर अस्त व्यस्त था। अलमारियां खुली, संदूक औंधे मुंह, कपड़े इधर उधर फीके हुए पड़े थे। उनकी चीख निकल गई। हर कमरे का यही हाल। ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, दीवाल घड़ी, हाथ घड़ी, कपड़े, साड़ियाँ, हाथ की घिसी सोने की चूड़ियाँ, कान के बुंदे, सभी गायब। जैसे एक जलजला आया हो और घर की दुनिया तबाह हो गई हो। और फिर हड़कंप मच गया। दोनों देर तक लटपटाते घर के कोने कोने में उन चीज़ों को ढूंढते रहे जो चोर ले गया था। उन चीज़ों को भी ढूंढते रहे जो चोर नहीं ले गया था। सिर दर्द से माथा चटक रहा था, लेकिन इस हादसे ने उन दोनों को बुरी तरह डरा दिया और वो देर तक कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि चोरी की खबर पुलिस को दी जाए, लेकिन किस तरह? बूढ़े की थाने जाने की क्या, कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चोर जो रोज साथ बैठता था, आज कोनों में छुपा धमका रहा था। चोरी की खबर पड़ोसियों को दी जाए, लेकिन फिर वही बात, किस तरह? कैसे उनके घर के दरवाजे खटखटाएं और बतलाएं? पड़ोसी पैसे वाले और तुनक मिजाज। अगर वो हंसे तो, मुंह फेर लिया या अनसुना कर दिया तो?
हर बात पर दिल धड़धड़ाने लगता और जोर से रोने का मन करता था। कितने असहाय थे वो। क्या वो समय इतना असहाय था या वो उम्र? थोड़ी बहुत ताकत बटोर कर आखिर बूढ़ा किसी तरह नीचे की मंजिल में अजीम भाई के घर जा पाया। तब तक बूढ़ी सीढ़ियों पर रोती बिसूरती खड़ी रही। इसी दौरान ऊपर की मंजिलों से 2-3 पुरुष, एक औरत और कुछ बच्चे नीचे ऊपर जाते रहे, लेकिन उन्होंने बूढ़ी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि कुछ ने तो देखा भी नहीं। अजीम भाई तेजी से हरकत में आए, 4 लोगों को इकट्ठा किया और हांफते बकबकाते ऊपर आए। पीछे पीछे बूढ़ा चोर की तरह चल रहा था। अजीम भाई ने पूरा हाल देखा, पुलिस को फोन किया और अपने लड़के को कार लेकर थाने भेजा। एसपी से भी बात की और कई जगह टेलीफोन घरघराते रहे। तब तक कैंपस के बहुत सारे घरों से औरत, आदमी और बच्चे आ गए थे। सभी दुख और उत्साहपूर्वक जानना चाहते थे कि चोरी कैसे हुई और किसने की। सूना कमरा जोश व खरोश से भर उठा। तभी इंस्पेक्टर मुलगांवकर 2 सिपाहियों के साथ आ पहुंचा। उसने अफसराना अंदाज में क्रूर और ठंडी आवाज के साथ गैर जरूरी लोगों को एक चोट में कमरे से बाहर कर दिया। फिर जांग पर बेंत ठकठकाते हुए पूरे घर का मुआयना किया। कमरे के पास पड़ी सोडा की बोतल को दिलचस्पी से देखा और निहायत कमीनेपन से बूढ़े की ओर मुखातिब होकर कहा, दारू पीते हो? बूढ़ा हकबका गया। किसी तरह बता सका कि पेट की गैसों की गड़बड़ी के लिए। इंस्पेक्टर मुलगांवकर मुंह बिचकाकर आगे बढ़ गया। इंस्पेक्टर मुलगांवकर ने सोफे पर इत्मीनान से बैठकर जमुहाई ली और कहा, मामला सिंपल है। किचन के ऊपर की छोटी खिड़की को तोड़कर चोर घुसा था। पतली कदकाठी का आदमी था, बीड़ी पीता था। 2-3 आदमी साथ रहे होंगे। दोनों बूढ़ा बूढ़ी पर बेहोशी की दवा छिड़की। दोनों मस्त सोते रहे। लेकिन लगता है कोई खास बड़ी चोरी नहीं हुई। 25-30 हज़ार का सामान गया होगा। बहरहाल आम चीज़ों की चोरी हुई है, कुछ खास नहीं। बाहर पुलिस की ज़बरदस्त गश्त थी, इसलिए चोर ज़्यादा ठहर नहीं पाए। 1-2 संदूकों के ताले भी नहीं तोड़ पाए। गश्ती पुलिस के डर के मारे चोर जल्दी भाग गए, वरना कोई वारदात हो जाती, सीरियस वारदात, समझे? वो दोनों टुकुर टुकुर देखते रहे। इंस्पेक्टर मुलगांवकर हंसा और बाहर चला गया। तब तक बूढ़ी बेहोश होकर सोफे पर लटक गई थी। बूढ़ा जोर से रो पड़ा। कुछ लोग लपक कर आए, कोई डॉक्टर को बुला लाया। फिर तो घर की फिजा ही बदल गई। कोई घर से थर्मस में भरकर चाय ला रहा था, कोई फल बिस्कुट ले आया, कोई गर्म दूध, खाना आ गया। आसपास के प्राय सभी लोग आए। अजीम भाई ने ताबड़तोड़ मीटिंग बुलाई। इस बार काफी संख्या में लोग पहुंचे। जमाने का स्यापा हुआ और कैंपस की एकता और सुरक्षा पर जोर दिया गया। सुरक्षा कमेटी बनी। बूढ़े और बूढ़ी के स्वास्थ्य के बारे में विचार किया गया। तय किया गया कि उन्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ा जाए। रोज रात को क्रम से एक पड़ोसी दंपति उनके साथ रहेंगे। दिन में भी लोग उनके पास बने रहेंगे। सुरक्षा वॉलंटियर रात को गश्त लगाएंगे। वो बहुमंजिला इमारतें पुराने जमाने के मोहल्ले में तब्दील हो गईं। अब तक लुप्त रहा पड़ोसी भाव न जाने किन भीतरी जमीनों से बाहर निकला और आसमान से पहली बारिश की तरह बरसने लगा। तीसरे दिन लड़कियां आ गईं, साथ में दामाद और बाल बच्चे। फिर तीनों बेटे सपरिवार। घर की छत शोर से उड़ने लगी। सैकड़ों पैरों की धूल से घर का फर्श दमकने लगा। बूढ़े श्रीधर बाबू झूले पर बैठे रोज चोरी का किस्सा सुनाते और बूढ़ी उन्हें प्यार से निहारती। घर में दिन रात बच्चों की धूम मची रहती। रोज सुबह शाम फरमाइशों की सूची बनती और मजे मजे की बातें होती।
श्रीधर बाबू अब सुबह शाम घूमने जाने लगे। उन्हें नीचे उतरते देखकर बिल्डिंग के लड़के लड़कियां आदर से उन्हें रास्ता देते, हालचाल पूछते। बूढ़ा मजाक करता तो वो हंसते। सीढ़ियां गुलजार रहती। पार्क में वो अकेले नहीं होते। धीरे धीरे चोरी की घटना पर धूल पड़ने लगी। फिर भी कुछ दिनों तक बूढ़ा बूढ़ी दोनों सभी लोगों की फिक्र और ध्यान का केंद्र बने रहे। टेरेस पर बैठी कमला को आती जाती औरतें, बच्चे हाथ हिलाते, मर्द मुस्कराते। कमला गदगद हो जाती। लेकिन कहते हैं जिन्हें दिन कहा करते हैं वो ढला भी करते हैं। धीरे धीरे सब चले गए। कोई अगली सुबह की ट्रेन से, कोई दोपहर के प्लेन से। घर सूना हो गया। वैसा ही सन्नाटा जैसे जेठ माह में जंगल की दोपहर। पास पड़ोसी अपनी पुरानी कब्रों में लौट गए। पुराने मोहल्लों में से फिर बहुमंजिली इमारतों का रूप निकल आया, वापस ज्यों का त्यों। वो दोनों फिर उसी जीवन में आ गिरे। इस बार धमक आत्मा तक पहुंची, कराह उठी, लेकिन गले रुंध गए। प्राण छटपटाए पर आंख के आंसू सूखे रहे। अब उनके पास वो बातें भी नहीं रहीं जो पुरानी होने पर भी रोज रोज नई हो जाती थीं। उन्हें लगा जैसे वो किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जहां अभी हाल में कोई मरा हो और पड़ोसियों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हों। ये कैसा समय है, ये कैसी उम्र है। आवाज से कमला की नींद खुल गई। कमरे में नाइट बल्ब की नीली रोशनी मौत के सन्नाटे की तरह उदास और भयावह फैली थी। बगल में देखा, वो नहीं थे। वो घबरा उठी। फिर आवाज हुई और वो उठी, लेकिन दरवाजे के पास जाकर ठिठक गई। किचन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर बूढ़ा वही खिड़की खोल चुका था जिसमें से होकर चोर घर में घुसा था। बूढ़े ने पीछे मुड़कर देखा। वो दरवाजे पर खड़ी थी। 1 मिनट वो स्तब्ध रुका रहा, फिर प्लेटफॉर्म पर रखी हुई कुर्सी से आहिस्तगी से नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म से नीचे आ गया और धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। रात चुप थी और वो एकटक खिड़की को देख रही थी। वो साथ में चुप खड़े हो गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने उनके कंधे पर आहिस्ते से हाथ रखा। उस हाथ को बूढ़े ने भींच लिया। खिड़की अब चौपट खुली थी। नीले आसमान का चांद खिड़की में से झांक रहा था। उन दोनों ने देखा, रोशनी के फैलाव में चांद चोर की तरह धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। एक अस्पष्ट आकृति का निरंतर आकार बन रहा है। चोर के स्वागत में वो दोनों घुटने के बल वहीं बैठ गए। प्रार्थना में हाथ उठे हुए थे। एक चोर के लिए प्रार्थना, एक चोर की उम्मीद, एक चोर का इंतजार। भीतर दीवार घड़ी में से टिक टिक की आवाजें अनवरत आ रही थीं। लेकिन ये न समय था और न ही उम्र। ये जीवन था जो रात के सन्नाटे में करुणा में डूबा हुआ चल रहा था, एक चोर के इंतजार में।